हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के सारे एक्ट्स और उसके रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस को डिटेल में कवर कर लिया है। इस वीडियो से हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सफ़र को समझने वाले हैं, एक ऐसे सफ़र को जो 1934 में शुरू हुआ और 1950 तक चला, जब भारत का संविधान लागू किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले कब और किसने की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कब एक्सेप्ट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये असेंबली बनी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग कहानी। सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक स्पेशल टाइप की असेंबली होती है जो एक देश का संविधान बनाने के लिए बनी जाती है। तो अब देखते हैं ये डिमांड क्या थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड पहली बार 1934 में एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय मानते थे कि इंडियंस खुद अपना संविधान बनाए, ना कि ब्रिटिश। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड उठाई। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के द्वारा इंडियंस के लिए बनाया जाना चाहिए, बिना किसी ब्रिटिश इंटरफेरेंस के। तो अब सवाल आता है कि ये डिमांड क्यों आई। तो अभी तक ब्रिटिश अपने हिसाब से भारत का शासन चला रहे थे। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपनी पावर को मेंटेन करना था, ना कि इंडियंस के अधिकारों की रक्षा करना। आज़ादी के बाद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए था जो हर इंडियन को इक्वल राइट्स दे सके, और हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश करना भी बहुत ज़रूरी था। तो चलिए अब देखते हैं 1938 के बाद क्या होता है। तो 1940 में आता है ऑगस्ट ऑफर। इस ऑफर में ब्रिटिशर्स ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर इंडियंस बना सकते हैं, पर ब्रिटिश का इंटरफेरेंस उसमें होगा। अब आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन में ब्रिटिशर्स ने एक और प्रपोजल लेकर आए, पर इंडियंस ने इस मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ फ्यूचर सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया दे रहे थे जो स्पष्ट नहीं था। तो चलिए समझते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे काम करेगी। एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी किताब के संदर्भ में तैयार किया है, ताकि आपको एक सुसंगठित और सटीक समझ मिल सके। तो हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कैसे की गई थी उसको समझ लिया। तो चलिए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। यानी कि नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफिशियली फॉर्म हुई कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ दिस असेंबली। एक बार सोचिए, आप एक नए देश की बुनियाद रख रहे हैं, एक ऐसा देश जो अभी अभी ब्रिटिश रूल से आज़ाद होने वाला है। सबको एक नया कानून बनाना है जो हर एक नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करे और एक मजबूत भारत की नींव रखे। पर सवाल ये उठता है कि ये काम करेगा कौन। तो हेयर द टोटल स्ट्रेंथ वाज 389 मेंबर्स, आउट ऑफ which 296 were फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेज एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये डिसाइड किया कि एक 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। इसमें दो तरह के रीजन से लोग आने वाले थे। पहला था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेज, जहाँ से 296 मेंबर्स आने वाले थे, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ से 93 मेंबर्स आने वाले थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है रियासतें जो ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में थी। ये वो स्टेट्स थी जो ऑफिशियली ब्रिटिश रूल का पार्ट नहीं था, बल्कि उनके अपने अलग अलग राजा, नवाब या महाराजा उन्हें गवर्न करते थे। तो अब सवाल आता है कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, हर रीजन और कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी था।
और उस समय एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिए था जो फ्यूचर में इंडिया का गवर्नेंस डिफाइन करे। तो चलिए अब देखते हैं इस असेंबली में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया था। तो रिप्रेजेंटेशन वाज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड सीट्स फॉर मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल कैटेगरीज, यानी कि प्रोविंसेज में पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स दी गई थी। और उस समय ब्रिटेन इंडियन प्रोविंसेज में 3 कैटेगरीज थी, और वो 3 कैटेगरीज थी मुस्लिम, सिख्स और जनरल। जनरल कैटेगरीज में हिंदू प्लस अदर्स आते थे, और यहाँ पे अदर्स का मतलब था एक्सक्लूडिंग मुस्लिम एंड सिख्स। तो अब हम देखते हैं उस समय इलेक्शन कैसे हुआ था। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज यूज्ड इन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेज, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के 296 मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया। मतलब इन्हें लोगों ने सीधा वोट देकर नहीं, बल्कि प्रोविंशियल असेंबलीज ने चुना। हर प्रोविंस का रिप्रेजेंटेशन उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से तय हुआ। मुस्लिम, सिख्स और जनरल कैटेगरीज के लिए अलग अलग सीट्स रखी गई थी, और वोटिंग का तरीका था सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, जो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड है। वहीं पे मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय रूलर्स इन प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स का अलग सिस्टम था। तो आज़ादी के बाद बड़ी मुश्किल आई प्रिंसली स्टेट्स के साथ। ये 565 छोटी बड़ी रियासतें थी जिनके अपने अपने राजा, नवाब और महाराजा थे। यहाँ इलेक्शंस नहीं हुए थे। यहाँ के रूलर्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किए जो असेंबली का हिस्सा बने। इनिशियली कई प्रिंसली स्टेट्स ने असेंबली से दूरी बनाकर रखे थे, लेकिन 1947 के बाद धीरे धीरे ज़्यादा स्टेट्स इसमें शामिल हो गए। यानी कि उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन बेसिकली पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड था, जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रूलर्स द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। अब हम बात करेंगे इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इलेक्शन वाज हेल्ड इन जुलाई-अगस्त 1946, and in this election Indian National Congress won 208 seats, while Muslim League won 73 seats and others won 15 seats. And you have to remember that princely state did not participate as they boycotted the assembly. यानी कि जुलाई-अगस्त 1946 में इलेक्शंस हुए सिर्फ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेज के लिए, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया था। अगर रिजल्ट की बात करें तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती, मुस्लिम लीग ने 73 और इंडिपेंडेंट और अदर्स ने 15 सीट्स जीती। तो अब समझते हैं इलेक्शंस क्यों ज़रूरी थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने वाली थी, और एक इलेक्टेड बॉडी ही इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकती थी। तो अब सवाल आता है प्रिंसली स्टेट्स ने बॉयकॉट क्यों किया था। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर ब्रिटिश के क्लोज एलाइज थे, और उनको ये लगता था कि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी पावर चली जाएगी। वो इंडिया के फ्यूचर गवर्नेंस में अपना अलग आइडेंटिटी मेंटेन करना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया था। तो हमने कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिटेल में देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन इंक्लूड था। तो मेंबर्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज इंक्लूडेड, एंड दिस सेक्शन वाज एमलगमेशन ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC, ST, इंक्लूडिंग वोमेन। ऑल मेजर लीडर्स पार्टिसिपेटेड एक्सेप्ट महात्मा गांधी, यानी कि हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो सवाल आता है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी थी। तो उस समय इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री थी, इसलिए सबकी आवाज़ सुनना ज़रूरी था। और उस समय हमारे लीडर्स एक इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जिसमें हर सिटीजन को इक्वल राइट मिल सके। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनका मानना था कि लोकतंत्र सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखने से नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से आएगा। तो
तो आज के इस वीडियो में हमने डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ दिस असेंबली, इलेक्शंस इन 1946 और रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया गया था, ये सब देखा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ समथिंग इज नॉट क्लियर अबाउट दिस टॉपिक देन फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।